हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गुरु में। और इससे पहले जो है हमने 50 तक क्वेश्चन और आपके पूरी वर्णमाला और पूरा जो आपका विराम चिन्ह होता है उससे संबंधित थ्योरी जो थी वो आपको करा दी गई है। आप जो है चैनल के होम पेज में जाकर वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम जो है ये आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है उसको पूरी कराई जा रही है यूपी लेखपाल और जो आपका टैट वगैरह जो भी आपका वीडियो का एग्ज़ाम आएगा उसके लिए। तो यहाँ पर 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो कितने प्रकार होते हैं आपको पता है? 3 प्रकार होते हैं, एक तो दीर्घ, प्लुप्त और ह्रस्वर होता है। 52 क्वेश्चन है आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है, यानी क्या है ये? तो ये आपका एक तो द्योष्ठ है, फिर ये स्पर्श भी है, ये अल्प प्राण भी है, घोष भी है और निरुनासिक भी है। तो इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका सही है। ध्यान रखना ये स्पर्श और अल्प प्राण और घोष है। ज़्यादातर जो चीज़ अल्प प्राण होती है वो घोष में आती है। फिर आपका 53 क्वेश्चन है निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। तो अर्धस्वर आपका ये या होता है, ठीक है। तो अर्धस्वर आपका या और वाह है। फिर है 54 क्वेश्चन महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किस वर्ग से संबंधित हैं? तो ये आपका महाप्राण जो होता है, महाप्राण दूसरा और चौथा जो वर्ग होता है उसको हम महाप्राण वर्ग में लाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही है, दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण ध्वनि होती हैं। फिर है भाषा की सार्थक जो है लघुत्तम इकाई क्या है? तो वो आपको ध्वनि है सबसे छोटी और सार्थक लघु इकाई। वैसे तो वर्ण होता है लेकिन ये सार्थक जो है पूछ रहे हैं। तो सार्थक यानी जिसका कोई साउंड हो मीन्स ध्वनि जो है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है 50 इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण कौन सा होता है? पहला, तीसरा और पाँचवा वर्ग। तो आप देख सकते हैं जो चा है, ठीक है, तो पहला ही हो गया। तो ये आपका अल्प प्राण होगा, चा वर्ग में आप देखेंगे इसे। निम्न निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन आपके 25 हैं, तो उसमें से या जो है वो स्पर्श व्यंजन में नहीं आता है। फिर 58वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ वो को का और खा हैं, ठीक है। तो आप याद रखें का और खा, जो का वर्ग है पूरा कंठ ध्वनि में आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इसको अपने दोस्तों में जो है शेयर भी कर दें। इसी तरह से हम आगे भी आपके लिए जो है और जो हिंदी की बुक्स हैं वो आपको लाते रहेंगे, क्योंकि अधिकतर पब्लिकेशन मोस्टली जो है प्रेफर की जाती है, तो इसलिए ये बुक आपको कराई जा रही है, वो भी स्पीड के साथ। तो जिनकी प्रैक्टिस है उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, पहले जो हिंदी पढ़ चुके हैं, यानी कि अब कम समय में ही हम इसको कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 59 क्वेश्चन वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णमाला जो है वो आपको वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर है 60 क्वेश्चन हिंदी को श ध्वनि है। तो हिंदी की जो शाह है वो कैसी ध्वनि है? तो शाह जो है वो तालव्य ध्वनि है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तालव्य ध्वनि मानी जाती है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। मूर्धन्य जो है वो आपका जो है आप देखेंगे KTM करके, K4 जो है आपका कंठ है, फिर T4 तालु और M4 मूर्धन्य, यानी कि क च ता। तो ता जो वर्ग है वो आपका मूर्धन्य होता है। तालव्य आपकी शाह शाह है। दंत आपका आप देख सकते हैं दंत में ता था दा, ठीक है। ओस्ट में आपकी पा फा बा वगैरह जो हैं ये ओ और ओ। फिर है आपका 61 कौन वर्ण ओस्ट नहीं है? तो ओस्ट वर्ण आ नहीं है, ठीक है, आ जो है नहीं है। बाकी ये माँ और बा ऊ जो है ये ओस्ट वर्ण, आप साउंड बोल कर भी इसको ईजिली देख सकते हैं। डी ऑप्शन सही है इसका, आ जो नहीं है। फिर 62 है अल्प प्राण ध्वनि का समूह कौन सा है? तो अल्प प्राण जो है वो आपकी चा जा और वा है, यानी पहला, तीसरा और पांचवा जो समूह है वो। फिर है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, ठीक है। आप कहते हैं कि किसी वर्ण से हैं तो उसका वर्ण काला है, जैसे कृष्ण भगवान जो है काले वर्ण के थे, ठीक है। जाति भी होता है और अक्षर भी होता है, लेकिन आकाश इस शब्द का मीनिंग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। फिर है कौन वर्ण घोष नहीं है? तो घोष जो है वो ता नहीं है। घोष कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। तो पहला और दूसरा जो वर्ग में होते हैं जो वो अघोष होते हैं, बाकी तीनों जो होते हैं 3 4 5 वर्ग जो होती है रो वो आपकी घोष होती है। लेकिन इसमें पूछ रहे हैं कौन सा वर्ग घोष नहीं है, यानी कि वो अघोष होगा, तो अघोष आपका ता। 65 किन ध्वनि को अनुस्वर कहा जाता है? तो अनुस्वर कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए इसमें आंसर होगा स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनि, स्वर के बाद नाक से जो बिंदी आवाज साउंड जैसी आती है उसको अनुस्वर कहा जाता है, ठीक है। फिर है 66 किस शब्द में ऋषि जो है या रीर जो होता है स्वर नहीं है? तो कृपा में है, कृष्णा में भी है, दृष्टि में नहीं है, तो आप रिवाज में तो है ही नहीं, तो इजीली पहचान ई की मात्रा है ना कि स्वर है।
फिर 67 है, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है, तो दंत्य कौन सा? दंत है आपका ता वर्ग पूरा, ता था दा धा और ना, ये आपके दंत्य वर्ग में है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, थोड़ा सॉरी, ये थोड़ा जरा PDF थोड़ी जो है फट सी गई है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे। घा जो है का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का जो उच्चारण स्थान वो कंठ है, क्योंकि का खा घा जो उच्चारण है। फिर है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल और सक्षम, ये जो है शब्दों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले जो अंक की मात्रा आती है, ध्यान रखें, वो आती है सबसे पहले। ठीक है, तो थोड़ा सही कर लेते हैं इसे। उसके बाद में सकल आएगा, का आएगा, फिर छा आएगा और फिर सा में तो सब में ही है, तो जो अंक की बिंदी है वो पहले आएगी। फिर उसके बाद में सा सब में है, तीनों में, सकल में भी, सक्षम में भी, सचल में भी। तो पहले का आएगा, फिर छा का स्थान और फिर चा का स्थान आएगा। याद रखिए, छा का स्थान पहले आता है चा से। फिर ऑप्शन डी सही होगा इस तरह से। फिर है आपका, निम्न में से महाप्राण वर्ग है, तो महाप्राण है आपका था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 71वां है, हिंदी शब्दकोशों में अंग और अहाँ किस वर्ण के साथ आता है? तो ये जो आता है वो बिंदी के साथ आता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। छा वर्ण किसके योग से बना है? तो ये तो कितनी बार भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हर एग्जाम में ज़्यादातर आ ही जाता है ये। तो ऑप्शन नंबर ए का और उस पर हलंत लगाकर, और शाह जो है षटकोण वाला पूरा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। फिर है 73, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो अमात्रिक वाली जिसमें मात्रा नहीं है वो है कलरव, इसमें कोई शब्द नहीं है, बाकी सब में कोई ना कोई मात्रा लग रही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अयोगवाह कहा जाता है, तो अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कई बार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। फिर है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो टा जो है वो मूर्धन्य है, टा, ठा, डा और ढा जो है ये मूर्धन्य वर्ग में आते हैं। फिर है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला जो है वो आपकी पार्श्विक ध्वनि है। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ला जो है वो कैसी ध्वनि है? वो आपकी पार्श्विक ध्वनि है। फिर हिंदी वर्णमाला में अहाँ और अहाँ क्या है? तो आप पहले ऊपर क्वेश्चन बच चुके हैं, ये जो है आयोगवाह होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ये है 68, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो से मिलकर, जो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे छा है आपका, वो भी बना हुआ है, शा जो है वो नहीं है। ये त्रा और श्रा जो हैं ये ऑप्शन ए और सी और डी जो हैं ये संयुक्त व्यंजन है, और ऑप्शन बी जो सा है वो आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, तो शाह जो है वो तो सिंगल जो है वर्ण है। ऑप्शन नंबर ये 70 क्वेश्चन है। 79 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? यानी कि स्पर्श भी और संघर्षी भी है, तो वो जा है, तो ये स्पर्श भी और संघर्षी भी है। 80 क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या है 33। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छा जो है वो का के बाद आता है। मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और चा से भी ये पहले आएगा, का के तो बाद आएगा लेकिन चा से पहले आएगा। 82 क्वेश्चन है, ए के उच्चारण स्थान का नाम? तो ए जो है वो आपका कंठ तालव्य है, यानी कंठ और तालव्य दोनों से ये मिलकर बोला जाता है, क्योंकि ए जो है वो आपका आ और ई से मिलकर बना होता है, तो इसलिए आ जो होता है छोटा वो कंठ से बोला जाता है, ई तालव्य है, तो दोनों मिलाकर ए जो हो गया वो कंठ तालव्य हो गया। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतः स्थ नहीं है? तो अंतः से आपके चार हैं, या, रा, ला और वा, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो हा है वो अंतः स्थ नहीं है। फिर है 84, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण जो है इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी सा जो है वो अघोष वर्ण है, बाकी ये सब घोष हैं। और ध्यान रखिए, जितने भी स्वर होते हैं वो खुद ही घोष होते हैं। हिंदी के तालव्य हैं, तो तालव्य बंदी है, चा, छा, जा और झा जो है तालव्य है। 86 क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण जो है वो ता है। पहला, तीसरा और चौथा जो लाइन होती है, रो जो होती है, सॉरी कॉलम जो होता है, उसमें जितने भी आते हैं वो आपका ता वर्ग में आते हैं। हिंदी की स्पर्श 87 क्वेश्चन, हिंदी की स्पर्श घोष और महाप्राण दंत्य व्यंजन ध्वनि है। देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है, आप देख सकते हैं यूपी PSC का क्वेश्चन है ये। तो इसमें एक साथ काफ़ी स्पर्श भी बताना है, घोष भी हो, घोष का मतलब है कि तीसरे चौथे वर्ग में आता हो, महाप्राण हो यानी कि आपका जो है दूसरे और चौथे में आता हो, ठीक है, और दंते हो और व्यंजन भी हो, तो ये आपका था है। तो था को आप देखेंगे तो पहले तो ये स्पर्श में है ही, उसके बाद में ये घोष भी है क्योंकि दूसरे तीसरे वर्ग में से आ जाता है, और महाप्राण भी है, और ये दंत्य भी है, ता था जो है दंत्य ध्वनि है, तो आप ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो गया। तो 89 क्वेश्चन है, लिंग में से कौन सा स्वर समृत है? तो समृत जो है स्वर वो है आपका ई स्वर जो है वो समृत स्वर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 89 क्वेश्चन का आंसर सी हो गया।
हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ, तो मूर्धन्य जो हैं वो आपकी ऑप्शन नंबर बी है, टा, ठा, डा और ढा जो है वो मूर्धन्य है, ऑप्शन नंबर बी सही है। हिंदी की बा ध्वनि, देखिए बा जो है ये इसका जो डंडा है बा में लगा हुआ वो वाली है, तो ये आपकी ओष्ठ ध्वनि होती है बा, पा फा बा और बा, ठीक है, तो आप ध्यान रखें ये ओष्ठ ध्वनि है। निम्न में से दंत्य ध्वनि है, तो दंत्य कौन सी आपका ऑप्शन नंबर सी, ता वर्ग जो है पूरा दंत्य ध्वनि है। फिर 93 है, निम्न में से कौन सा स्वर संबद्ध है, संबद्ध स्वर ई है, रिपीट क्वेश्चन हो गया है, ऑप्शन नंबर सी। 94 है, निम्न ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है, दंत और ओष्ठ दोनों है, वो है आपकी वा। ध्यान रखिए ये जो है बिना जो है बा फोर बक वाला है, और वो जो था जो बा फोर जो है बंगला वगैरह होता है तो उसमें जो है वो खाली ओस्ट है, लेकिन जो ये बा है इसका ये आप कह सकते हैं कि पेट नहीं चिरते हैं, कहते हैं डी ऑप्शन में, इसको दंत और ओस्ट यानी दांत और ओस्ट दोनों का यूज़ होता है। आप इसको साउंड करके भी देख सकते हैं, वो करके इसको बोला जाता है। 95 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि का है, तो मूर्धन्य ये फिर आपका रिपीट हुआ है, जो टा वर्ग पूरा है वो मूर्धन्य होता है, चा वर्ग जो होता है वो कंठ होता है, पा फा बा जो है वो ओष्ठ है, और ता था जो है वो तो ता जो वर्ग है आप देख सकते हैं ये है तालव्य से बोले जाते हैं। ठीक है, शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो 96 है, शाह ध्वनि का उच्चारण कौन सा है, तो शाह जो है वो आपकी तालव्य ध्वनि है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 97 निम्न में कौन सा वर्ण पार्श्विक है, तो पार्श्विक आप पहले भी रिपीट हो चुका है, ये है आपका ला जो है वो पार्श्विक ध्वनि है। 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन आपका ये भी रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, ये आपका बी ऑप्शन जो है सा षटकोण वाला, ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। फिर है यार अलावा किस प्रकार के हैं, तो आप जानते हैं ये अंत्यस्थ है। 100 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है, तो अर्धस्वर आपका या है। 101 इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन आपका फा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 102 निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो पार्श्विक आप पढ़ चुके हैं ला है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 103 भाषा वैज्ञानिक दृष्टि ऊ किस प्रकार स्वर है, तो ऊ जो है आपका पश्च संयुक्त जो है स्वर माना जाता है ऊ को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं ये आपका यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ 2016 में। तो इस तरह का क्वेश्चन आप जो है ध्यान रखें कि ये जो स्वर हैं ये दरअसल किस किस ध्वनि और कौन कौन से वर्ग में आते हैं। तो संवत व्यवत ये जो अगर व्यवत है इनको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लें, तो ये ऊ जो है वो आपका पश्च संयुक्त जो है वर्ण है, एक तरह से स्वर है, सॉरी। ये 104 है, बा का उच्चारण स्थान है, तो बा का स्थान जो है दंत ओष्ठ है, आप इसको पढ़ चुके हैं पहले भी, तो ये भी लोअर में आया हुआ क्वेश्चन है। 105 कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, यानी कि आप ध्यान रखें महाप्राण नहीं का मतलब है वो अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण जो है वो जा है, पहला तीसरा और पाँचवा जो होता है कॉलम उसमें जो आता है जा जो है ये आपकी अल्प प्राण ना कि महाप्राण, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 106 है, किसी वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो कंठ और तालु है, ऑप्शन नंबर डी A4 ऐनक वाला। 107 है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, तो संघर्षी आपका है हा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका संघर्षी, ऑप्शन नंबर सी हा। 108 है, निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संज्ञा यानी स्पर्श भी और संगंसी, वो है आपका जा जो है वो स्पर्श संगंसी है, और ये आपका अल्प प्राण है। 109 है आपका विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो मोस्ट इजी इसमें विसर्ग लगा हुआ वो देख लें, ऑप्शन नंबर बी में ने स्पा वो आपका विसर्ग है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपके जो हैं वर्णमाला के क्वेश्चन खत्म होते हैं, और जो दूसरा चैप्टर विराम है उसके अब हम स्टार्ट करते हैं। विराम जितने भी चिन्ह होते हैं उनका यूज़, क्योंकि एक क्वेश्चन तो या दो क्वेश्चन आपको देखने इसमें मिलते ही मिलते हैं। तो एक मिनट रुक जाइए, तो आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। तो आपको पता है जैसे कि हमने ये विराम चिन्हों का भी चैप्टर पढ़ा दिया है बहुत ही शॉर्ट में, तो आप इनके आप क्वेश्चन आंसर और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, तो विराम चिन्ह में किस में नहीं है, तो सबसे पहले मैं मनुष्य को मैं मानव देखना चाहती हूँ, फिर कौमा अल्प प्राण जिसे कहते हैं अर्ध विराम, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, तो इसमें हो रहा है। ऑप्शन बी है, यह दूर से कौमा बहुत दूर से आ रहा है, ये भी ठीक है। सुनो सुनो वह गा रही है, तो इसमें उचित प्रयोग नहीं है, सिर्फ एक के साथ ही सुनो लगेगा, और वो है ऑप्शन नंबर सी में। और बाकी में डी में भी सही है, प्री महर्षि के बाद किसी के बाद जो है कॉमा लगता है, महर्षि के बाद सर के बाद या मैडम के बाद, तो ऑप्शन जो है इसका सी जो है गलत है, मतलब प्रयोग नहीं हुआ इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। दोस्तों आप इसके ऑप्शन आंसर पर ना जाएं, क्योंकि बुक में ही जो है ऐसे ही इसके आंसर पहले से ही दे रखे हैं, तो आप सिर्फ अपने जो है ऑप्शन को देखें और आप जो है इसकी प्रैक्टिस करें। तो निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है, निर्देशक होता है, लाघव भी होता है, विवरण चिन्ह होता है, लेकिन उपदेशक जो है कोई चिन्ह नहीं होता है।
ऑप्शन नंबर ये 3 जो है आपका क्वेश्चन, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस प्रकार का चिन्ह होता है, यानी कि एंड हो जाता है सेंटेंस, तो आपका पूर्ण विराम लगता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। विराम चिन्ह का प्रयोग किस लिए होता है, सिंपल सी बात है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है तो ऑप्शन नंबर डी संयोजक चिन्ह के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, विराम का अर्थ है, तो विराम का अर्थ सिंपल सी बात है ठहरना ही रुकना है, इजी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हो माना सकता है, तो विराम चिन्ह आपके अंग्रेजी भाषा से लिए हुए माने जा सकते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा में तो विराम वगैरह आप देखते हैं होते ही नहीं है, या तो खड़ी पाई होती है या फिर उसका 2 पाई होती हैं, या फिर जो है और सिस्टम होता है, लेकिन अंग्रेजी में काफ़ी सारे होते हैं, वहीं से इनको लिया हुआ माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आते हैं आपके श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो विराम चिन्हों की उनके अनुसार 20 मानी गई है। ऑप्शन नंबर 8 है, अल्प विराम चिन्हों को पहचानिए, तो अल्प विराम का जो सबसे ज़्यादा यूज होता है ऑप्शन नंबर ए, एक कॉमा, और इस पर एक कॉमा और बिंदी होती है, वो अर्ध विराम होता है, ठीक है। ये उदाहरण चिन्ह है और इन्वर्टेड कॉमा जिसको कहते हैं अवतरण चिन्ह। ऑप्शन नंबर 9 जो है क्वेश्चन नंबर 9, आशीष राहुल राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्यों में संलग्न हैं, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या है। देखिए लगातार जब नाउन की रिपीटेशन होता है, नाम हम लिखते हैं, तो बीच में आप क्या लगाते हैं, वो अल्प विराम लगाते हैं। जैसे कि आशीष के आगे कॉमा लगेगा, राहुल के आगे कॉमा लगेगा और राजा के आगे कॉमा लगेगा, तो इस तरह से ये कॉमा इसमें जो अल्प विराम वो लगेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा, जो उचित विराम चिन्ह इसके अंदर इसमें भी कॉमा ही होगा, ठीक है। जैसे आनंद घर आया कॉमा, फिर थोड़ी देर रुका और चला गया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, मैं कृष्णा के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, तो इसमें भी आपका अल्प विराम लगेगा, ठीक है। जैसे आपका किंतु, परंतु, पर, लेकिन भी आदि से पहले हमेशा अल्प विराम लगता है। तो अब याद कर लें, इससे आपको हेल्प टाइपिंग में मिलेगी। जब आप शॉर्ट हैंड या कोई आप जो है टाइप करते हैं किसी पर अपना, तो वहाँ पर एरर मानी जाती है कॉमे वगैरह की आदि, तो उससे बेनिफिट मिलता है इसमें हिंदी को सही होने से। तो परंतु, किंतु, लेकिन, पर भी के पहले भी क्या लगता है आपका कॉमा लगता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, समानिधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वो होता है आपका ये भी अल्प विराम का ही चिन्ह होता है। जैसे देश के प्रधानमंत्री, फिर कॉमा, देश के प्रधानमंत्री कौन, श्री नरेंद्र मोदी, तो ये कॉमा लगाकर अलग कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश में नाउन क्लोज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका ये समानाधिकरण शब्दों से पहले आप जो है कॉमा का यूज़ करते हैं, यानी अल्पविराम का यूज़ करते हैं। आगे क्वेश्चन है 13, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आएँ तो उनके बीच किस प्रकार का यूज़ किया जाता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो उसमें भी अल्पविराम का चयन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर भी किसका यूज़ किया जाता है, ये भी अल्पविराम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, राजू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का यूज़ करें, तो इसके अंदर भी अल्पविराम लगाएंगे। पहले राजू जो सबसे अच्छा खिलाड़ी है, यहाँ पर आप थोड़ी देर रुकेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसकी टांग टूट गई है, तो ये पूरा कंप्लीट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 का, तो आप ये आइए क्वेश्चन 16 पर, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का यूज़ करें। तो जाना है तो जल्दी जाओ, तो हमें थोड़ा ठहरना पड़ेगा, जाना है तो जल्दी जाओ, तो इस तरह से जहाँ आप रुकते हैं तो अल्पविराम का यूज़ करें जाना है के बाद, यानी 2 सेंटेंस को ये अलग करता है खंडों को उनके। क्वेश्चन नंबर 17 है, माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगेगा, तो माँ के बाद तुरंत कॉमा लगेगा। माँ हो, ईश्वर हो या सर मैडम हो, उनके आगे आप तुरंत ही अल्पविराम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का यूज़ होता है, तो आप ऑप्शन नंबर अर्ध विराम का चिन्ह का यूज़ करते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का यूज़ करते हैं, तो अर्ध विराम का चिन्ह होता है मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 है आपका, कर्णवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो आपका जो होता है वो होता है आपका विराम चिन्ह का यूज़ होता है, उसे कहते हैं कर्णवाचक में होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी अर्ध विराम में होता है। फिर आपका पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन नंबर 21, तो पूर्ण विराम का जो यूज़ किया जाता है वाक्य के अंत में किया जाता है। फिर 22, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, तो किस में नहीं किया गया है, तो वो नहीं किया गया है ऑप्शन नंबर डी में, छंदों के एक क्षण की समाप्ति पर पूर्ण विराम का चिन्ह का यूज़ नहीं करते हैं, उसमें लगते हैं आप
अर्ध विराम यानी कॉमा का जो है अल्प विराम सॉरी उसका यूज़ करा जाता है जब आप जो है छंदों की चरण की समाप्ति पर, ठीक है। चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं आपका दोहे वगैरह में, तो जैसे ही चरण खत्म होता है तो उसमें आप अल्प विराम लगाते हैं, ठीक है। जो विराम लगाते हैं वो लास्ट में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का यूज़ करें। सिंपल सी बात है, प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तुम कब आओगे, वैन विल यू कम, तो आप इजीली जो है इसमें यूज़ करें प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में। 24, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा, तो ये जो है विस्मयादिक बोधक जो चिन्ह लगेगा आहा के आगे, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 25, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का यूज़ हुआ है, तो इसके अंदर उद्धरण चिन्ह का यूज़ हुआ है। आप देख सकते हैं छोटे कॉमे लग रहे हैं, एक इधर कबीर से पहले और थे के ऊपर, तो ये जो आपका उद्धरण चिन्ह होता है। डबल होता है तो अवतरण चिन्ह होता है। फिर है संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं, संयोजक चिन्ह को समासिक चिन्ह के नाम से जानते हैं। जब कोई विलोम शब्द लिखते हैं माता पिता ऊपर नीचे, तो इस तरह से आप संयोजक चिन्ह लगाते हैं बीच में डैश। 27 है भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक चिन्ह का यूज़ किया जाता है, तो वो आपका जो वर्गाकार है, ठीक है, तो इसका यूज़ करते हैं आप भूल सुधारने के लिए, किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए। 28 है विवरण चिन्ह को पहचाने, विवरण चिन्ह आपका ऑप्शन नंबर बी, तो इसे विवरण चिन्ह कहते हैं, 2 कॉमा 2 बिंदी और एक उसके आगे डैश को। 29 है पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह का यूज़ करें, तो ये लाघव चिन्ह ऑप्शन नंबर ए है आपका, इसमें डबल होते हैं, पुनरुक्ति है और लाघव चिन्ह होता है, जैसे कि आप फुल फॉर्म लिखते हैं किसी की, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं आप CPU, सी फिर डॉट लगाते हैं, पी फिर डॉट, तो डॉट जो टाइप है वो थोड़ा जीरो जैसा है, इसको लाघव चिन्ह भी कहते हैं। फिर है आपका ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 30, पाद चिन्ह श्री कांता प्रसाद जी गुरु जी ने किस नाम से अभिविहित किया है, तो ये किया है आपका रेखा को, इसे पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हंस पद किस विराम का एक और नाम है, तो वो आपका पूर्ण विराम का नाम है हंस पद, ठीक है, तो उसको पूर्ण विराम कहते हैं। वैसे हंस पद जो है पूर्ण विराम नहीं होगा, वो जो है त्रुटि विराम चिन्ह का होगा। ऑप्शन नंबर 31 का आंसर आपका डी होगा, ना कि सी, क्योंकि हंस पद में क्या होता है, जो छूट जाती है चीज़ उसको ऊपर लिखते हैं आप। 32 का है तुल्यात्मक सूचक जो चिन्ह को क्या है, तो ये क्या है आपका तुलना करने के लिए इजिकल टू का साइन लगाते हैं, ठीक है। इसको पाषाण, जैसे इस पाषाण का मतलब क्या है पत्थर, विडोजा मीन्स इंद्र का पर्यायवाची है, तो आप जो है तुल्यता करते हैं कंपैरिजन के लिए, आप जो है इसका इजिकल टू का साइन लगाते हैं। 33 है पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें, तो पाद बिंदु है आपका ये ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि डिवाइड का साइन है पाद बिंदु। 34 है समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान का, समाप्ति सूचक है ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है इसका, जैसे जीरो लगा देते हैं और डॉट डॉट करके लाइन खींच देते हैं, ठीक है, तो ये समाप्ति सूचक चिन्ह है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 35 है किस शब्द में ए स्वर नहीं है, तो वैदिक इसमें नहीं है, ऐक्य में तो है ही, इसने में भी एक ही मात्रा है, पैतृक में भी एक ही मात्रा लग रही है, लेकिन जो वैदिक है इसके अंदर जो है ए स्वर नहीं है, ठीक है, बाकी जो है सब में लगा हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो 36 क्वेश्चन है किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किस चिन्ह का यूज़ किया जाता है, तो लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह का यूज़ किया जाता है किसी बड़े अंश को शॉर्ट फॉर्म को दिखाने के लिए, ठीक है, जैसे MLA की शॉर्ट फॉर्म आप लिख दी, ठीक है, MLA लिख दिया आपने, या किसी की जो है नाम जो है शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, जैसे कि आप कोई फुल फॉर्म लिखते हैं CPU, या फिर आप जो है कुछ भी और लिखते हैं XYZ, तो आप लिख देते हैं, जैसे कि फुल फॉर्म है आपकी BPL या कोई कंपनी का नाम शॉर्ट में, तो आप लाघव चिन्ह का यूज़ करते हैं। 37 का है सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी साफ दिखाई दे रहा है, छी ची वगैरह जो ऐसे होते हैं जिसमें कि आप जो है मन की भावना भावदाशों को दिखाते हैं, भाव आप ये दिखाते हैं, एक्सक्लेमेटरी को दिखाते हैं, विस्मयोदिक के आगे उनके आगे तुरंत ही जो है आपका विस्मयोदिक साइन लगता है, छी हो गया, ओहो हो गया, आहा हो गया, ठीक है, तो इनसे पहले आप लगाएं, बस यही ऑप्शन में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। 38 है जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए, तो ऑप्शन नंबर यह है आपका डी, कर्मधारय समास में बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है कर्मधारय में। जैसे कर्मधारय का समास क्या है, आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कर्मधारय समास के, जैसे कमल नैन, कमल है जो नैन, तो उसमें आप योजक चिन्ह का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, और बाकी में करते हैं। तो संयुक्त क्रिया लिखते हैं तब भी आप यूज़ करेंगे, जब क्रिया अलग अलग आएगी एक साथ आएंगी दो वर्ब, तब भी करेंगे, रीतिवाचक और परिणामवाचक में करते हैं, और जब क्रिया मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रिया आ जाए तब भी आप करते हैं, लेकिन ऑप्शन डी कर्मधारय समास से बने शब्दों में यूज़ नहीं होता है योजक चिन्हों का, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। 39 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का यूज़ किया जाता है, तो आपका कोष्टक चिन्ह का यूज़ किया जाता है, यानी कठिन शब्द आपने पहले लिख दिया और फिर ब्रैकेट लगा कर आप देखा होगा उसमें आप उसकी सिंपल फॉर्म लिख देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं ये आपका विवरण कोष्टक चिन्ह।
तो दोस्तों ये था आपका, ये 2 चैप्टर आपके ख़त्म हो चुके हैं। एक तो है आपके पूरी जो वर्णमाला है और दूसरा आपका विराम चिन्ह। तो अपने दोस्तों में शेयर करें और आप इसकी जो PDF है वो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर स्टडी फॉर गौरव गुरु 1 लगाकर जो है वहाँ पर ले सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूँगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं।